Jai Hind. Good morning to all viewers. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Today, we welcome you in the online educational platform organized by Devasya International Public School, a world class international school. So, students, today we are going to take a topic from GSEB textbook of 9th standard. The chapter which we are taking is from SS History, chapter number 1, Rise of British Rule in India. I am your educator, Gaurav Ardhanik. Allow me to begin with. So, students, as you all know that from the ancient time, यानी ऐतिहासिक समय से, India is considered as the most unique country in terms of economic, cultural और religious inheritance. यानी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ऐतिहासिक काल से एक ऐसी स्थान पर रहा है पूरे विश्व में, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, चाहे वो धार्मिक तौर पर। भारत की अपनी अलग एक पहचान हमेशा से रही है। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस वे केम टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन। और इसी आकर्षण के चलते बहुत सारे अलग अलग देशों के विभिन्न लोग भारत पहुँचे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। स्पेशली एट दैट टाइम द इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन, सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो, ये उन चीज़ों के नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में पूरे वर्ल्ड में थे। इंडियन स्पाइसेस में हमारे जितने भी भारतीय घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले, मुस्लिन एक ऐसा कपड़ा जो उस समय ढाका, प्रेजेंटली नोन एज इन लोकेटेड इन बांग्लादेश, जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था मुस्लिन कपड़े का। ख़ास बात इस कपड़े की ये थी कि ये कपड़ा इतना पतला होता था कि ये एक हैंड रिंग के बीच में से भी निकाला जा सकता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशलिटी मुस्लिन क्लॉथ बिकम वेरी मच फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। या फिर हम बात करें सिल्क क्लॉथ या इंडिगो की। इंडिगो हमारे घरों में आज भी यूज़ होता है, खासकर उन वाइट कॉटन क्लॉथ्स पर जिन पर धूल ना लगे और ख़राब ज़्यादा ना हो, इसलिए हम उस पर ब्लू कलर के सॉल्यूशंस में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में आपके घरों में इसे नील कहकर भी पुकारा जा सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स द इंडिया बिकम वेरी मच पॉपुलर in all over the world, and many countries want to trade with India. Just because of India and Europe were carrying out this business with land route, क्योंकि उस समय जो व्यापार था वो ज़मीनी रास्ते से संभव होता था। बट today's Turkey, the place located over there, please underline it, इस्तांबुल, जो आज की सिटी का नाम है, पहले से कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा ये वर्ड, कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की में। ये इकलौता ऐसा लैंडमार्क था जहाँ से होकर यूरोपीय देश के लोग भारत आते थे और व्यापार करते थे। बट द मुस्लिम्स टर्किश, उन्होंने ये फील किया कि हम इंडिया के साथ सिर्फ हम ही एज एन मोनोपोली इस्टेब्लिश करके बिजनेस करेंगे, यानी और किसी यूरोपियन कंट्रीज़ को हम ये रास्ता नहीं देंगे कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके। और परिणाम स्वरूप द सी रूट थ्रू द कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज्ड फॉर यूरोपियंस। और इस तरह ज़मीनी जो रास्ता था कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरने वाला, यूरोपीय लोगों के लिए बंद कर दिया गया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट स्पाइसेस, और ये जो डिमांड थी उस समय यूरोप में, चाहे वो स्पाइसेस की हो, मुस्लिन कपड़े की हो, सिल्क कपड़े की हो, या फिर इंडिगो नील की, इन सारी डिमांड्स ने यूरोपियंस को ये फील करवाया कि दे रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट विथ इंडिया, वेदर इट इज़ लैंड रूट और वेदर इट इज़ सी रूट। सी रूट इसलिए भी क्योंकि उस समय एयर रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, और उस समय की सोच भी ये नहीं थी कि हम हवाई तौर पर कोई संपर्क भारत के साथ बना सकते हैं। तो सारे यूरोपियंस में एक होड़ सी लग गई। अ कॉम्पिटिशन हैज़ बीन बिगन between all the European country who will establish a sea route with India and become
a monopoly in the trade of Indian spices, muslin, clothes, and many more things. So, just because of this discovery of sea route gave n numbers of stories to us. और उसी में से एक कहानी है पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी की। प्रिंस हेनरी अपने आप में एक नेविगेटर थे और उन्होंने बहुत ही पोर्चुगीज और विश्व के लोगों को इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट और इकोनॉमिक हेल्प की। यानी ना सिर्फ उन्होंने प्रेरणा बल्कि प्रोत्साहन के साथ साथ पैसे भी बहुत सारे वोयाजर्स को दिए जो लोग भारत का सी रूट्स ढूंढना चाहते थे। मिनी ग्रेट मैन वे ट्राई टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, जिसमें से एक नाम आपको याद रखना है, प्लीज़ अंडरलाइन इट, बार्थलोमेव डायस। बार्थलोमेव डायस के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द प्रोफाउंड sailors of that time who has discovered a many very important landmark called Cape of Good Hope. Students, Cape of Good Hope वो जगह थी जो अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पार्ट पर स्थित थी। यानी हम ये कह सकते हैं केप ऑफ गुड होप एग्जिस्ट ऑन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ से ये पता चलता था कि भारत तक पहुँचने का आगे का रास्ता कैसा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बार्थलोमेव डाइस भले ही भारत ढूंढ ना पाए हों, बट फिर भी उन्होंने एक ज़रिया बना दिया जिससे भारत तक पहुंचा जा सकता था। विद द इकोनॉमिक एक्सिस्टेंस ऑफ किंग स्पेन, वहाँ के राजा फर्डिनेंड, किंग फर्डिनेंड ने क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने नाम सुना होगा इनका, इनको असिस्ट किया और क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी सी रूट ढूंढने की इच्छा जताई और निकल पड़े भारत को ढूंढने। बट एवरी विश विल नॉट कम इन रियलिटी। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने एम्बिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और वो पहुंच गए एक ऐसी जगह पर जो अभी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द अटलांटिक ओशन। कोलंबस अपनी पूरी ज़िंदगी यही मानते रहे कि उन्होंने भारत को खोज निकाला है, यानी उन्होंने भारत को ढूंढ लिया है। बट जिस जगह को उन्होंने ढूंढा था वो वास्तविक तौर पर खुद ही एक नई जगह थी जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया था। बाद में जाकर पता चला, अंडरलाइन करिएगा नेम, अमेरिगो वेस्पुची। ये भी एक सेलर थे और इन्होंने जो जगह कोलंबस ने ढूंढी उसे नाम दिया अपने ही नाम पर, जो आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी विचित्र कहानी है कि अमेरिका वैसे ढूंढा तो कोलंबस द्वारा गया, पर उसका नामकरण यानी उसे नाम देने वाले थे अमेरिगो वेस्पुची। स्टूडेंट्स, ये उन पर्सनालिटीज़ के फ़ोटोज़ हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंस फर्डिनेंड हेल्प क्रिस्टोफर कोलंबस टू फाइंड आउट द सी रूट। प्रिंस हेनरी असिस्टेड बार्थलोमेव डायस and Amerigo Vespucci, who has named America. So let's move further. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत का सी रूट ढूंढ किसने निकाला। And he is none other than the Portuguese sailor वास्को डी गामा। 1498 में यानी 1498 में वास्को डी गामा का शिप भारत पहुंचा। भारत में ये कैलिकट पर पहुँचे जो कि वेस्टर्न कोस्ट इंडिया में स्थित था। ही वॉज वेलकम बाय द किंग जमोरिन एंड अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर। उस समय के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया और इन्हें परमिट किया कि ये भारत के साथ व्यापार स्थापित कर सकते हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियंस टू केम इंडिया। बिल्कुल, इस घटना ने विदेश के जो व्यापार रिश्ते थे वो भारत के साथ खोल दिए और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन नेशन वाज ऑफ पोर्चुगीज ओनली एंड डन बाय वास्को डी गामा। सेकेंड पिक्चर आपको दिखाती है कि कैसे 1498 में किस रूट को इख्तियार करके पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा भारत आए और कैसे 1499 तक किस रूट को पाकर वो पोर्चुगल वापस लौटे।
साथ ही साथ ये पिक्चर्स भी हैं जो रॉयल कोर्ट्स की हैं, जहाँ पे वास्को डी गामा और किंग जमोरिन का संवाद यानी कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर हमने ये देख लिया कि भारत में ट्रेड स्टैब्लिश करने के लिए पोर्चुगीज आ चुके थे। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया। दे डिस्कवर्ड द सी रूट and just for the span of this 100 years they took controls on Diu, Daman, गोवा, कोची एंड मलक्का। यानी अपने व्यापार के इन 100 सालों में पोर्चुगीज ने दीव, दमन और गोवा से लेकर कोचीन, मलक्का तक अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर लिया। पोर्चुगीज से इंस्पिरेशन पाकर जैसे पोर्चुगल भारत पहुंच गया था, वैसे ही डचिस्ट पीपल और डैनिश पीपल जो आज के हॉलैंड और डेनमार्क हैं, वो भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत पहुंचे। द इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरिड आउट ट्रेड विद इंडिया एंड इवन जब इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज भारत आ रहे थे तो इंग्लिश ट्रेडर्स पीछे कैसे रहे थे। 1600 एडी में करंट क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को परमिशन किया कि वो इंग्लैंड की कंपनी को भारत ट्रेड के लिए ला सकते हैं। एंड द फर्स्ट शिप अराइव्ड और उस शिप के लीडर थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। प्लीज़ अंडरलाइन द नेम। विलियम हॉकिंस इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश हु हैज़ अराइव्ड एट सूरत। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम पोर्चुगीज, क्योंकि ये तो होना ही था, 100 सालों से पुर्तगाल जिस व्यापार को संभाल रही थी उसे इंग्लिश का आना उस समय पसंद ना आया एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्टैब्लिश देयर ट्रेड। और इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ी कंपनी को भारत में स्थापित यानी स्टैब्लिश नहीं होने दिया। बट फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। पर अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल राजा जहांगीर से परमिशन मिल गई और फिर पहली बार इंग्लैंड ने भी भारत पर ट्रेड कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया। यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको बताती है कि कैसे वास्को डी गामा भारत पहुँचे और उस समय का भारत आखिर कैसा लगता था। और वहीं आप 1.2 में देख सकते हैं कि कैसे भारत के दक्षिणी स्रोत पर यानी साउथर्न मोस्ट पार्ट के वेस्टर्न साइड पर ही आपको ज़्यादातर यूरोपियन कॉलोनीज़ देखने को मिलेगी। यानी ये उस समय का काफ़ी हब बन गया था। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम जहांगीर, ब्रिटिश ने अपना पहला ट्रेड सेंटर कोची में इस्टेब्लिश किया, सूरत 1638 में, जो आज का सूरत है। इनिशियली द कंपनी इस्टेब्लिश ट्रेड इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपने पैर सूरत, भरूच और अहमदाबाद में जमाए। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास द कंपनी सेंस डेंजर टू द एग्जिस्टेंस। उस समय मराठा ताकत बहुत मजबूत थी और ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि उन्हें हराना करीब करीब नामुमकिन होगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड कॉन्कर्ड मछलीपट्टनम in Andhra Pradesh, सेंट जॉर्ज इन चेन्नई एंड फोर्ट विलियम कोलकाता। इन जगहों पर उन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया एंड दे हैव एस्टैब्लिश देयर हेडक्वार्टर मुंबई इन 1687। यानी करीब करीब दक्षिण क्षेत्र के बहुत सारी जगहों पर अब ब्रिटिश अपना पैर पसार चुके थे। जस्ट वेल सीइंग ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया इन 1668। 1668 में अंग्रेज़ों के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उन्होंने अपने सेंटर्स माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर और मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश किए। 18वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लिश और फ्रेंच आपस में एक बहुत ही ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन चुके थे। यानी इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी सारी कॉलोनीज इन दोनों के अधीन थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन 1746 टू 1763 इन लोगों के बीच में कोल्ड वॉर का टाइम भी चला और इसी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 मैसूर वॉर हुई, जिसे
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हारना पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटिश बहुत पावरफुल थे। दस एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पावर पोर्चुगीज वेर लेफ्ट विथ दीव, दमन एंड गोवा। सो जस्ट आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज के हाथ में सिर्फ दीव, दमन और गोवा ही रह गया। फ्रेंच के हाथ में चंद्रजगर, माहे, कराईकल और पुडुचेरी, और वहीं दूसरी तरफ डच के हाथ कुछ नहीं लगा और उन्हें वापस हॉलैंड जाना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड many थिंग्स अबाउट द एंशिएंट एरा, बट नाउ जिसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं वो भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए भी क्योंकि ये बैटल ऐसी बैटल थी जिसने इंग्लिश गवर्नमेंट को रियल वे में यानी प्रैक्टिकल वे में इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। यानी भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत अगर किसी घटना के से शुरू हुई, वो घटना थी बैटल ऑफ प्लासी। धीरे धीरे ब्रिटिश तेज़ी से भारत पर कब्जा जमाने लगे थे और ब्रिटिश ने प्लासी का युद्ध भी, जो कि उस समय बंगाल में था, 23 जून 1757 को जीता। ये कुछ तस्वीर है कि लॉर्ड क्लाइव मीर जाफ़र से मिलते हुए जो 1762 में फ्रांसिस हेमन ने बनाई थी। तो आइए जानते हैं इस भीषण बैटल के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी, ये उस समय की बात है व्हेन बंगाल वॉज रूल्ड बाय सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो कि काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के थे, उत्तेजित रहे, और वो इसी वजह से उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा थे आस पड़ोस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता। ब्रिटिश ने अपने ट्रेड सेंटर को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दूसरों से बचाने के लिए किले के आसपास बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें बना डाली, और इन दीवारों में बनाने के लिए उन्होंने नवाब से ना कोई परमिशन ली और ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया। पहली तरफ तो नवाब ब्रिटिशर्स से पहले ही परेशान थे क्योंकि ब्रिटिशर्स वेर नॉट गिविंग टैक्सेस टू द बंगाल गवर्नमेंट और द बंगाल किंग बिकॉज दे आर अलाउड फ्रॉम द सेंटर। उन्हें जो परमिशन मिली थी मुग़ल एम्परर से मिली थी, जो उस समय केंद्र में थे, और वो किसी भी प्रकार का जो कर, लगान या टैक्स होता है वो ब्रिटिश सिराजुद्दौला को नहीं दे रहे थे। दैट्स वाई सिराजुद्दौला हैज़ डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस, और उस किले को सिराजुद्दौला की सेना ने तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जब ये न्यूज़ मद्रास तक पहुंची, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, तो एक स्मॉल आर्मी लेकर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की तरफ रवाना हुए, एंड ही हैज़ रीच टू बंगाल टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू डिफीट नवाब्स आर्मी, क्योंकि नवाब उस समय काफ़ी पावरफुल था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र, एक ट्रैचरी का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही समझा, और वो कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी, नवाब को उसमें हराने के लिए द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, जिनका नाम था मीर जाफ़र, अंडरलाइन द नेम प्लीज़, मीर जाफ़र एंड सेठ अमीचंद, इन दोनों को षड्यंत्र के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने साथ मिला लिया, और वादा रहा मीर जाफ़र के साथ कि सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब वही होगा। एंड जस्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट नवाब was unnecessarily harassing the people, the war was declared on the ground near village named Plassey। और दूसरों को ये बताया गया कि नवाब लोगों को हैरास करते हैं, इसी वजह से वॉर छिड़ गई, जबकि उसके पीछे का असली कारण था ब्रिटिशर्स वांट टू टेक कंट्रोल ऑन बंगाल प्रोविंस। आखिरकार वो दिन आया, 23 जून 1757 AD, बैटल ऑफ प्लासी was held at Plassey. It was situated 38 किलोमीटर्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद, यानी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से करीब 38 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम प्लासी है। उसी जगह पर 23 जून 1757 में ये युद्ध लड़ा गया, जिसे नाम मिला बैटल ऑफ प्लासी। अकॉर्डिंग टू द प्लान, मीर जाफ़र बिना लड़े ही बैटल हार गया, उसने अपनी हार मानी
और सिराजुद्दौला डिफीट हुआ, यानी ही वॉज डिफीटेड। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रेचरी, बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। आधे दिन के अंदर ये वॉर ख़त्म हो गई। इसका रिज़ल्ट ये था कि कंपनी को 24 प्रगनास यानी 24 नए क्षेत्र मिल चुके थे, यानी पावर अब ब्रिटिशर्स की और बढ़ गई। एज प्रॉमिस्ड, मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल एंड दस द फाउंडेशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया वॉज लेड विथ बैटल ऑफ प्लासी 1757। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यही वो घटना थी जिसने कंपनी रूल को भारत में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दिया, एक बेस बना दिया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। अलॉन्ग विद दिस यू कैन सी द सम पिक्चर्स ऑफ मीर जाफर एंड ब्रिटिशर्स एट बंगाल। सो ये थी बैटल ऑफ प्लासी। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम द सोर्स ऑफ विकीपीडिया, गूगल। द डेट ऑफ द बैटल इज 23 जून 1757। प्लासी बंगाल सूबा में ये जगह थी जहाँ युद्ध हुआ था। युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल सूबा के बीच में था, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबा की हेल्प की थी। कमांडर इन चीफ थे मेजर किलपैट्रिक, मेजर ग्रांट, मेजर आयरकोट और कैप्टन गॉप। ये चारों मेजर्स थे इंग्लैंड के लिए, जो कि लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, उनके साथ उनके सेनापति मोहनलाल, मीर मदन, मीर जाफ़र अली खान, यार लुतुफ़ खान और राय दुर्लभ, ये उनके साथीदार थे, सेनापति थे जो लीड कर रहे थे विद मंसूर सेनफेर। और ये मंसूर सेनफेर जो थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रिटिशर्स के पास 750 यूरोपियन सोल्जर्स, 100 टोप्स, 2100 इंडियन सिपाहीस, 100 गनर्स और 8 कैनन्स थी, जो एक टाइम पर 6 पाउंडर फायर करती थी विथ 2 हॉविट्जर्स, यानी करीब करीब 2 मद के अंतर में 6 राउंड फायर करने वाली ऐसी 8 कैनन्स ब्रिटिशर्स के पास थी। और वहीं दूसरी तरफ 750 यूरोपियन सोल्जर्स के सामने 35,000 इन्फेंट्री सोल्जर्स नवाब के, 100 तोपों के सामने 18,000 कैलिवरी की तोपें बंगाल के नवाब के पास, 2,100 इंडियन सिपाहीस के सामने 53 फील्ड पीसेस, जो कि 32, 24, 18 पाउंडर्स में डिवाइडेड थी, 53 टुकड़ियाँ, और करीब करीब 50 फ्रेंच आर्टिलरी मैन जो कि 6 फील्ड पीस के साथ मौजूद थे। तो हम खुद कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के मामले में नवाब की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैजुअलिटीज़ की बात करें तो ब्रिटिशर्स में 22 पीपल्स वेर किल्ड, जिसमें 5 यूरोपियन और 13 इंडियन थे। 50 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें 15 यूरोपियन और 30 भारतीय थे। और वहीं दूसरी तरफ नवाब की सेना ने 500 सिपाही खो दिए थे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद न होने के कारण मीर जाफ़र के, कैसे बंगाल ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया और एक षड्यंत्र ने एक राजा को हरा दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी बैटल ऑफ प्लासी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर की ओर। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का साइन है, तो बैटल ऑफ बक्सर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल का साइन है। यानी बैटल ऑफ प्लासी जीतकर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई और बैटल ऑफ बक्सर जीतकर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपैंड हुई, यानी बढ़ी। बैटल ऑफ बक्सर फॉट ऑन 23 अक्टूबर 1764 between the forces of British East India Company led by Hector Munro and combined army forces of Mughal rulers। तो आइए जानते हैं कि ये वॉर किन किन लोगों के बीच में हुई। एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ थे अलाइंड। अलाइंड मीन्स जो अपने साथ मिलकर लड़ रहे थे, मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, देन नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम सेकंड। So let's move on
and understand how Battle of Buxar held. ब्रिटिशर्स ने वादे अनुसार मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया, बट अंडर द डिफरेंट pretext they tried to extract plenty of wealth from him. ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उन्होंने मीर जाफ़र को दे दी, बट अथॉरिटी यानी डिसीजन पावर अभी भी ब्रिटिशर्स अपने पास ही रखते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड ऑफ मोर पावर, ईस्ट इंडिया मैनेज टू डिथ्रोन द मीर जाफ़र एंड मेड द न्यू किंग मीर कासिम ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. यानी मीर जाफ़र के रवैये को देखते हुए और उसके पावर को देखते हुए उसके दामाद यानी उसकी डॉटर के हस्बैंड मीर कासिम को कंपनी ने नया नवाब ऑफ बंगाल बना दिया. बट मीर कासिम आगे चलकर मीर जाफ़र से ज़्यादा एम्बिशियस दिखा. यानी सत्ता पाने की इच्छा मीर जाफ़र में के कंपैरेटिव में मीर कासिम में ज़्यादा थी और मीर कासिम से कंपनी को ख़तरा होने लगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मीर कासिम removed from the throne of Bengal, and again Mir Jafar became the Nawab of Bengal. So students, don't be confused in this. ये सिर्फ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, बट आपको अच्छे से समझ लेना है कि ब्रिटिशर्स ने पहले मीर जाफ़र को नवाब बनाया, बट उनके एम्बिशंस को देखते हुए उनके जवाई यानी उनकी डॉटर के हस्बैंड, द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र, हिज नेम इज़ मीर कासिम, जिन्हें नवाब बना दिया गया. बट मीर कासिम आगे चलकर और ज़्यादा एम्बिशियस दिखे, जिसे मीर जाफ़र को अगेन कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल बनाया. इस तरह मीर कासिम को ना सिर्फ अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, बल्कि ही बिकेम द रेफ्यूजी. वो देश से बाहर चले गए. एंड मीर कासिम वांट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दैट्स वाई ही वेंट टू अवध. And during this time, Mughal Emperor Shah Alam also came over there. यानी जब वो नवाब ऑफ अवध से मिलने के लिए मीर कासिम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर मुग़ल किंग भी मौजूद थे. और इसी तरह कंपनी से वॉर के लिए इन तीनों ने हाथ मिलाया. दे ऑल केम टुगेदर. तीनों के नाम आपको याद रखने, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सेकंड, एंड थर्ड इज़ शाह आलम विथ मुग़ल एम्परर. सो ये तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर नाम की जगह पर युद्ध लड़ा. बट द कंपनी won the battle, and again the company got the divine rights of Bengal, Bihar and extended up to Orissa. यानी फिर मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल एम्परर को मुँह की खानी पड़ी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया और ना सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के प्रगनास तक अपना जो राज था वो स्थापित कर लिया. सो वी कैन से दैट बैटल ऑफ प्लासी इज़ द साइन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड बैटल ऑफ बक्सर इज़ द साइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया. ये कुछ तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि बैटल ऑफ बक्सर कैसी रही होगी और उस समय बंगाल कैसा दिखाई देता था. डिटेल्स की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 नाम याद, डेट्स याद रखिएगा. बैटल ऑफ बक्सर हेल्ड. इसमें मुग़ल एम्परर, मुल्तान सूबा, दुर्रानी और रोहिला फैक्शन, ये वो लोग थे जो मुग़ल की तरफ से लड़ रहे थे. उनके सामने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो ऑफ नोवार. शाह आलम सेकंड के साथ अमर बलाच, मिर्ज़ा नज़फ़ खान, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और राजा बलवंत, ये शाह आलम के साथ थे. उस समय नवाब की सेना 40,000 और कैनन्स 140. उनके सामने ब्रिटिश 7,072 विथ 30 कैनल्स. फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी आसानी से इन्हें हरा दिया. डिस्प्यूट ब्रिटिश क्लेम 2,000 कैजुअल्टीज़ और उसी तरह सामने ब्रिटिशर्स ने खोए 1,000
soldiers. तो ये थी बैटल ऑफ बक्सर. Today we have studied about the discovery of India. We have seen how Vasco da Gama came to India, how he has founded the sea route. Then we have seen the two greatest battle of all time in Indian history, Battle of Plassey and Battle of Buxar. That's all for part 1. Stay tuned. We'll get back to you soon with part 2. If you required more information, contact us. This is our address and the phone number. Thank you so much for giving attention, and thank you so much for listening me. If you are having any doubt or query, you can post in a comment box. Thank you so much. Stay safe. Jai Hind.